हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, पानीपत यौन उत्पीड़न मामले में पीड़िता की मौत हो गई है। यौन उत्पीड़न पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हुई है। रोहतक पीजीआई में पीड़िता का इलाज चल रहा था। इस घटना के बाद से महिला की हालत काफी गंभीर थी। पति के मुताबिक सदमे के बाद महिला की तबीयत अचानक बिगड़ी। रविवार रात सिविल अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया था। सीटी स्कैन के दौरान गार्ड ने दुष्कर्म किया। गार्ड पर प्राइवेट पार्ट्स को नोचने का आरोप लगा। हैवानियत का यहां पर मामला सामने आया है। अपने दांतों से 3-4 बार उसके होंठ तक काटे। महिला के बयान पुलिस अभी तक दर्ज नहीं कर पाई थी। उससे पहले महिला की मौत हो गई। आरोपी गार्ड को अस्पताल ने नौकरी से हटा दिया है। मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है। लेकिन बहुत हैरान परेशान कर देने वाला ये मामला पानीपत के सिविल अस्पताल से सामने आया, जहां एक महिला इलाज के लिए पहुंची। सीटी स्कैन के दौरान वहां तैनात गार्ड ने उसके साथ घिनौनी हरकत की। और अब महिला के बारे में बड़ा अपडेट है कि पीजीआई रोहतक में इलाज के दौरान पीड़िता ने दम तोड़ दिया है। पीड़िता की मौत हो गई है। परिजनों की तरफ से बड़े खुलासे किए गए हैं। सीटी स्कैन के लिए महिला जब अंदर गई तो गार्ड ने उसके साथ हैवानियत की। सर, रात को मेरे पास में चौकी इंचार्ज जी का कॉल आया था। तो वो बोल रहे थे कि एक आपका सिक्योरिटी गार्ड है, उसने कुछ उसके खिलाफ कंप्लेंट आई है। तो फिर मैंने उनको बोल दिया था कि जो भी आपको ठीक लगे, जो कार्रवाई होती हो ना वो कर लेना। और लेकिन जो इंक्वायरी हो रही है अभी, उसकी सीएमओ सर से भी डिस्कस हुआ था। तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। जो भी अगर कुछ गलत किया तो सर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ना हुआ तो फिर ना हो इसके खिलाफ। उसमें सर मैंने आपको अभी दिखाया था जो सीसीटीवी में, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। और वैसे अभी पुलिस जांच कर ही रही है इस चीज़ की। तो जो भी आएगा सर वो बड़ा सवाल उठाया और इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोशल मीडिया पर बकायदा पोस्ट लिखी कि पानीपत से कई साल पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज कैसे हैवानियत बढ़ती गई है। इस पूरे मामले में एक महिला तक सरकारी अस्पताल में सुरक्षित नहीं है। इलाज के दौरान महिला की मौत हुई है। हालांकि पूरे मामले की जांच जारी है। पीड़िता की मौत की खबर रोहतक पीजीआई से, जहां इलाज चल रहा था, पानीपत सिविल अस्पताल का मामला है, जहां उसके साथ हैवानियत के आरोप लगे हैं। आरोप है कि वहां तैनात गार्ड ने उसके साथ घिनौनी हरकत की, उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके होंठों को नोचा, उनके प्राइवेट पार्ट्स को नोचा। और सदमे में महिला की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद महिला को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई है। खबर यह भी कि महिला के बयान पुलिस दर्ज नहीं कर पाई, उससे पहले ही महिला की मौत हो गई। परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले पर जांच जारी है, लेकिन ज्यादा अभी कोई इस पूरे मामले पर बोलने से बच रहा है। उधर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के विशेष वर्ग वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने हिसार एसपी को शिकायत दी है। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने मामले को लेकर कहा कि 11 अगस्त को जाट समुदाय को अपमानित किया गया। अर्चना गुप्ता ने जाट समुदाय को बदनाम करने वाले बयान दिए। उनकी टिप्पणी का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना था, जाट और गैर जाट समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करना था। और इसी बात को लेकर उन्होंने बकायदा हिसार एसपी से मुलाकात कर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने पानीपत में 11 अगस्त को विशेष वर्ग का हवाला देकर कहा था कैसे पहले सिफारिश पर, पर्ची पर सरकारी नौकरियां दी जाती थी, और अब क्योंकि बीजेपी की सरकार जब से आई है, ऐसे लोगों के कुर्ते पजामे कुंटी पर टंग गए हैं। इसी को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। 11 अगस्त को जाट समुदाय को लेकर जो बयान दिया था, हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा मतलब किसी विशेष समुदाय से था, न कि जाट समुदाय से विशेष वर्ग से था। समुदाय को अपमानित करने के आरोप अब विपक्ष की तरफ से लगाए गए। अर्चना गुप्ता ने जाट समुदाय को बदनाम करने वाले बयान दिए। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मंत्री संपत सिंह जुड़े हैं। सबसे पहले तो प्रोफेसर संपत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद जी।
आपने शिकायत दर्ज करवाई है, एसपी से आपने मुलाकात की थी डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बयान को लेकर? हाँ जी, शिकायत दर्ज करवाई है जी। लेकिन डॉक्टर अर्चना गुप्ता कहती हैं कि उनका मतलब किसी जाति विशेष से नहीं था, एक वर्ग था जो करप्शन में शामिल था। अच्छा है जी, उनको बताना चाहिए कि वर्ग कौन है वो। फिर अगर ऐसी कोई बात है तो लेकिन जाति विशेष से क्यों नहीं था? जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लिया है उन्होंने, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम लिया है, कौन है वो जाति है कि वो वर्ग विशेष के लोग आते थे? वर्ग विशेष के लोग लुटेरे हैं, वर्ग विशेष लोग दलाल हैं, वर्ग विशेष के लोग जो है ना, इतना अपमानित करना वर्ग विशेष का नाम लेकर आज की बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये खेल खेल रही है। पहले तो राजकुमार सैनी से बयान दिलवाते थे ये लोग, बाद में रामचंद्र जांगड़ा से दिलाने शुरू किए, और बाद में गौतम साहब से दिलाने शुरू किए, और पिछले दिनों जो है ना वो रेखा शर्मा थी जो राज्यसभा मेंबर, उन्होंने चौधरी भजनलाल जी को अपमानजनक शब्द कहे। और अब इन्होंने जो है ना चौटाला जी के बारे में, भूपेंद्र हुड्डा जी के बारे में और एक जाति विशेष के बारे में ये कह देना आपके ये तो लुटेरे हैं, इससे फालतू और क्या गालियां क्या देगी और अपमान करेगी, और इससे फालतू क्या अपमान करेगी? हम किसी भी सूरत के अंदर देखिए, जात प्रणाली ऐसी है जो सर्व समाज में रहती है और सर्व समाज की सेवा करती है। जब भी कोई सेना की बात आती है, लड़ाई की बात आती है, तो सबसे ज्यादा जाट शहीद होते हैं। जब कोई मेडल की बात आती है विदेशों से, तो सबसे ज्यादा जाट मेडल लेकर आते हैं। लेकिन उनको इस तरह से अपमानित करना, उनको लुटेरे कहना, उनको दलाल कहना, बिचौलिए कहना, ये चीज तो बर्दाश्त नहीं हो सकती, हर बार बर्दाश्त नहीं हो सकती। आपको तो लगता है कि ये भी जानबूझकर दिया गया था बयान? चाहती है जी, ये भी बीजेपी की रणनीति के तहत दिया या दिलवाया गया बयान था? हाँ, रणनीति बिल्कुल 100% रणनीति के तहत इन्होंने एक कार्य करते हैं, ताकि क्योंकि ना तो ये बच्चों को नौकरियां देते हैं, ना उनको रोजगार देते हैं, ना किसान को खाद का, बीज का, भाव का, मुआवजे का कुछ नहीं देते हैं। हर आदमी दुखी है, जगह जगह हड़तालें चल रही है, जगह जगह धरने चल रहे हैं, यूनिवर्सिटियों तक के जब 3-3, 6-6 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही है, तो केवल मात्र वोट की राजनीति ये करते हैं। वोट की राजनीति ये करते हैं, जात पात की राजनीति। पहले कहीं धर्म की करते हैं, और धर्म की बात ना बने तो जात पात की राजनीति करते हैं, सिर्फ वोट साधने के लिए करते हैं। लेकिन वोट साधने के लिए हमें क्यों अपमानित करें? हमारे तो आज तक जो है ना इतना सद्भावना से जो जाट रहता है, हर एक की सेवा करता है, हर एक के साथ मदद करता है, कोई भी दुखी हो, कोई परेशान होता है तो सबसे पहले आगे आगे मदद करता है। तो इसको तो अगर भी हमें तो सर्व समाज की बात करनी चाहिए। आज पढ़े लिखे हो गए, देश आजाद हुए बहुत साल हो गए हैं, आज भी हम अगर इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी अगर इस तरह जातिवादी की बात करेंगे तो कैसे बात बनेगी? उस पार्टी की वो अध्यक्ष हैं जिसको मोदी जी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष होकर और आप सरकार में रहकर और फिर इस तरह की बातें आप करते हैं, तो आपसे ज्यादा और अपमान कौन करेगा? और क्या कहना चाहते हैं आप? इससे फालतू अगर कोई कहेंगे तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। इसलिए मैंने केस दर्ज कराने के लिए प्रयास किया है, मैंने कंप्लेंट दी है और कहा है कि केस दर्ज करो। इनकी जो है ना मुंह खुल गए हैं, इनकी जीभ लंबी हो गई है, भाषा जो है ना इस तरह के बोलने लग गए हैं ये लोग। जब तक इन पर रुकावट नहीं डाली जाएगी, नकेल नहीं डाली जाएगी, तब तक ऐसे ही खेल करते रहेंगे, आदमी बदलते रहेंगे, भाषा वही रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर संपत सिंह जी लिविंग इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। इन्होंने बाकायदा एसपी से मुलाकात कर डॉक्टर अर्चना गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। 11 अगस्त को जो बयान दिया उसको लेकर कहा कि ये जाट समुदाय का अपमान है जो कि सहन नहीं किया जाएगा। बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत जाट समुदाय के खिलाफ लगातार अपनी पार्टी में बैठे पदाधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, उनसे बयानबाजी करवा रही है। अंबाला के पंजोखड़ा साहिब विवाद मामले में अब नया मोड़ आ गया है। लाठीचार्ज के बाद सिख संगत में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। एसपी की बातचीत की पहल पर झुंडा ने बयान दिया है। अब सीएम ही मामले की फाइनल अथॉरिटी हैं। जगदीश सिंह झुंडा ने यह बात कही है। 25 अगस्त से पहले बुलाया तो जरूर जाएंगे। अब न्याय मुख्यमंत्री के दरबार में होगा। एसपी पर कानूनी गलती का आरोप भी लगाया है। मामला काफी हिंसक हो गया था जब प्रदर्शन हुआ अंबाला में। इसी को लेकर लगातार सिख समुदाय में नाराजगी देखने को मिल रही है। मैसेज 25 तरीक तो पहलो गलबात एसपी साहब हुण गलबात ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਾਂਗੇ।
गलबात भी करांगे, अपनी गल भी रखांगे ते अपना न्याय भी लांगे। पर एसपी साहब मैं तुहानूं दस्सां, तुहां कानूनी तौर ते एक बहुत वड्डी गलती कर चुके हो। अंग्रेजां नूं भी तुसीं पिछां छड्ड गए। अंग्रेजां दे राज विच साडे संविधान विच लिखिआ है, जदों कोई जगह खाली करानी हुंदी है, जदों एजीटेशन ते वो जगह खिलाड़ी पहले अनाउंसमेंट किया जाता, 3 बार अनाउंसमेंट किया जाता है, उत्थे 5 या 10 मिनट या आधे घंटे का टाइम दिता जाता है भी असीं प्रदर्शनकारियों नूं कहने आ जां इह जगह खाली कर दिओ, नहीं तो असीं तुहाडे ते लाठी चार्ज करांगे जां सूबे छड्डांगे। उस दिन मैनूं तुसीं अपनी एक भी अनाउंसमेंट विखा दिओ। खबर रेवाड़ी से है, जहां रोडवेज के रंग जैसी रंगी एक निजी बस पकड़ी गई है। NH-48 पर बावल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई। दिल्ली से जयपुर ये बस जा रही थी। राजस्थान नंबर की बस बताई गई जो निजी थी, लेकिन इसको इस तरीके से पेंट किया गया था कि कोई भी धोखा खा जाए। बिल्कुल डिपो की बस लग रही है। हरियाणा रोडवेज जैसी ये बस रंग रूप देखकर पुलिस ने इसे रोका। जांच में बस निजी निकली। आरटीओ को ये सौंप दी गई है। आरटीओ ने 81,000 रुपए का चालान भी किया है। बस को मौके पर इंपाउंड किया गया। मणिपुर बस स्टैंड के ऊपर हमने इस गाड़ी को देखा तो प्राइवेट नंबर लगे हुए थे और वैसे हूबहू ये रोडवेज दिख रही है। हमें सोचा कि ये रोडवेज है या प्राइवेट है, इसको देखते हैं। नहीं तो ये हमें रोडवेज लगी, नहीं ये प्राइवेट। तो नंबर से जांचा गया तो ये प्राइवेट रजिस्ट्रेशन लगा। वैसे सब कुछ गाड़ी रोडवेज है हूबहू। तो इसलिए हमने इसको रोक के चेक किया, जिसके ये बॉडी और जो गाड़ी है ये रोडवेज से संबंधित है। फिर चेक करने पे पता चला कि ये तो प्राइवेट नंबर पे दर्ज कर रखी है इन्होंने, इसलिए चेक किया था इसको। करनाल में निगम कार्यालय पर ताला जड़ दिया। सफाई कर्मचारी ने कार्यालय पर ताला लगाया। सफाई कर्मचारियों का विरोध 13वें दिन भी जारी है। सेक्टर 12 निगम कार्यालय में 2 घंटे तालाबंदी रखी गई। मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। लंबित मांगों के चलते कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 13 दिन हो गए हैं। हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। इससे आम जन परेशान है। डेंगू मलेरिया के साथ साथ बाकी बीमारियों का खतरा भी बढ़ने की आशंका है। कर्मचारी ने मांगे पूरी करने की मांग सरकार से की है और सरकार पर पिछली मुलाकात में जो बातें मानी गई थी उनको लेकर वादा खिलाफी का आरोप लगाया जा रहा है। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पत्थरों से वार कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। पटेल नगर में इस वारदात को अंजाम दिया गया। शव के पास शराब की टूटी बोतल भी बरामद हुई है। नमकीन के पैकेट और कोल्ड ड्रिंक भी यहां से बरामद की गई। शराब के दौरान झगड़े में आशंका जताई जा रही है कि इस हत्या को अंजाम दिया गया। मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, कुछ साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि इस पूरी घटना से जुड़ा कोई सबूत हाथ लग सके। रेवाड़ी में स्कूल वैन की टक्कर से छात्रा घायल हो गई। 5वीं कक्षा की 10 साल की छात्रा गंभीर रूप से घायल हुई है। हादसे के बाद 50 मीटर तक बच्ची घसीटी गई। गंभीर हालत में बच्ची जयपुर रेफर की गई। चालक, स्कूल संचालक और प्राचार्य पर केस दर्ज किया गया है। कुंड चौकी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्ची का जयपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। फरीदाबाद में पानी की किल्लत पर प्रदर्शन किया गया। सेक्टर 23 में गुस्साए लोगों ने रोड तक जाम कर दिया। कई दिनों से पानी की सप्लाई बंद होने का आरोप लगाया जा रहा है। रोजमर्रा के काम कहने की से प्रभावित होते हैं। पानी खरीदने को अब लोग मजबूर हैं। जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बाद भी समाधान नहीं निकला। कई गलियों में पानी की समस्या बनी रहने का दावा किया गया। समस्या को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। जल्द पानी की सप्लाई बहाल करने की मांग करते हुए लोग सड़कों पर उतरे। लोगों ने समाधान नहीं होने पर आंदोलन तक करने की चेतावनी दी है।
परेशान है एक एक बूंद के लिए। टैंकर वाले भी डबल चार्ज कर रहे हैं अब तो। और टैंकर से पानी हम कब तक खरीदें और कब तक यूज करें पानी को। हमारी वार्ड की वो है पार्षद संगीता भारद्वाज, लेकिन उन्हें फोन करके हम परेशान हो गए। ऑफिस भी जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। 10 दिन 12 दिन 15 दिन 6 महीने हो गए, होली से हमारे यहाँ पानी नहीं है। आता है तो गटर का पानी कहाँ से आता है सप्लाई में जब पानी आता है। 4-5 महीने से परेशान है पानी के लिए। रोड तोड़ रखा है, पर हम मोल का पानी भी नहीं खरीद सकते, ना ही हमारे पास हम मोल का खरीद नहीं सकते। 10 मिनट का हो 5 मिनट का हो या टाइम दे देते हैं। कभी कह देते हैं कि लाइन फूट गई, कभी कह देते हैं मोटर फूट गई है। हमारे यहाँ रोड भी तोड़ दिया है। और जब पानी आता है तो गटर का आता है। गटर का पानी क्या करेंगे हम? गटर का आता है 4-4 घंटे आता है, वो कहाँ से आता है? कहाँ लाइन सही हो जाती है? रोड पर जाम इसलिए हुई है कि भैया 1.5 महीने की कहते 5 महीना होगा पानी नहीं दिया। अच्छा चलो पानी नहीं दे रहा कोई बात नहीं, आगे से हमारी रोडें खोद दी। जो हम टैंकर वाले से लेकर गुजारा कर रहे थे वो टैंकर वाले भी नहीं आ रहे। तो बताओ हम कहाँ जाए हैं? छोटे छोटे बच्चे हमारे। कौन सी सड़क खोद दी है जिससे परेशानी हो रही है? 22 फुट रोड है हमारी। 22 फुट रोड खोद दिया है। 11 नंबर गली है, 12 है, 13 है, 1 है। 1 नंबर गली से सारी दिक्कतें। सोनीपत मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। आधे घंटे में 2 ट्रेनी डॉक्टर्स के साथ छेड़छाड़ यहां पर हुई। 15 अगस्त की रात में दोनों घटनाएं घटी हैं। हॉस्टल के पास दोनों डॉक्टर्स को निशाना बनाया गया। इस घटना के बाद छात्राओं ने कैंपस में प्रदर्शन भी किया। पुलिस मदद में देरी का भी छात्राओं की तरफ से आरोप लगाया गया। हॉस्टल लाइब्रेरी के बीच में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस आगे जांच में जुटी है। लेकिन छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए कि ऐसे कैंपस में भी ये छात्राएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। 2 ट्रेनी जो डॉक्टर्स हैं MBBS की, उनके साथ रात के अंधेरे में छेड़छाड़ हुई। दुर्गा शक्ति चलती है, ठीक है। हमने कॉल किया दुर्गा शक्ति को, कितनी बार कॉल किया। वो हमारे पास कब आ रही है? 1 बजे, ठीक है। हम किसको अप्रोच करें इतने टाइम में, ठीक है। हमने सिक्योरिटी को अप्रोच करने की कोशिश की, कहते हैं वो तो लीव पे है, ठीक है, वो ऑफ है। हमने डायरेक्टर को अप्रोच करने की कोशिश की, डायरेक्टर कॉलेज कैंपस में नहीं है, ठीक है। एक्टिंग डायरेक्टर तो होगा, एक्टिंग डायरेक्टर नहीं पता, हमें ये नहीं पता हमारे कॉलेज में एक्टिंग डायरेक्टर कौन है, ठीक है। हमने MS को अप्रोच किया, MS ने हमें क्या कहा? मुझे नहीं पता एक्टिंग डायरेक्टर कौन है अभी। सीरियसली मैन, ठीक है, हमने वेट किया, सर ने हमें पता करके बताया। तो जो हमारे एक्टिंग डायरेक्टर है उसका कॉल ही नहीं लग रहा, आप बताओ मीन टाइम में हम क्या करें? हम किसके पास जाए कि हमारी ये प्रॉब्लम है भाई? और ये प्रॉब्लम मतलब छोटी बात नहीं है। वी आर नॉट सेफ इवन इन आवर कॉलेज कैंपस। तो हम कहाँ जाए और किसके पास जाए? पुलिस है, वो हमारा कॉल रिसीव नहीं कर रही है, ठीक है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, उनको होश ही नहीं है। लिटरली हमारी जो डीन मैम को हमने कॉल किया, DSW को कॉल किया, हमने सबको अप्रोच किया, किसी का कॉल नहीं लगा। क्या भाई रात को कुछ हो जाए तो क्या हम किसी को अप्रोच ही नहीं कर सकते? मैम हमें कब मिलती है? हमें मिलते हैं 3:30 बजे। और मैम कहती है कि मेरे पास तो किसी का कॉल ही नहीं आया। लिटरली 22 बैच, 23 बैच, 21 बैच, ये पूरा बैच इमरजेंसी में खड़ा है और किसी ने अभी तक एक्टिंग डायरेक्टर को इन्फॉर्म नहीं किया कि बच्चे यहाँ पर कर क्या रहे हैं। क्या आप इस बात को मानोगे? हमारे यहाँ वैसे दुर्गा शक्ति। चलिए इस मामले पर और जानकारी के साथ सोनीपत से हमारे सहयोगी संजीव जुड़े हैं। संजीव, काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे छात्राओं की तरफ से कि अपने कैंपस में वो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित तो है ही नहीं, इसके अलावा जब उन्हें कोई इमरजेंसी आए तो कोई उपलब्ध नहीं है, कोई डीन नहीं, रजिस्ट्रार नहीं, कोई भी सुरक्षा के लिए नहीं पहुंचा। किसी ने शिकायत तक नहीं सुनी उनकी। जी, बात करें मेडिकल कॉलेज खानपुर की तो ये मामला जो है ये 15 अगस्त की रात का है और आधे घंटे के अंदर ही 2 महिला इंटर्न डॉक्टरों के साथ इस तरह का वारदात होना अपने आप में गंभीर विषय है। जहां पर एक मेडिकल कॉलेज में अगर डॉक्टरों के साथ ही इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आम आदमी के साथ तो किस तरह का व्यवहार होता होगा। और छात्राओं का कहना है कि ये घटना जो घटित हुई है ये करीब 10 बजे हुई है और दुर्गा शक्ति ऐप पर कॉल करने के पश्चात करीब 1 बजे वहां पर पुलिस पहुंची है। जबकि पुलिस का चौकी का और मेडिकल कॉलेज आमने सामने है, लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर ही है। उसके बावजूद भी 3-3 घंटे तक इंतजार करवाया गया। इसको लेकर छात्राओं में काफी रोष देखने को मिला है। जी, लेकिन कॉलेज की तरफ से किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है? जी, अभी तक बिल्कुल चुप्पी बनाए हुए हैं, कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जिससे भी बात करने की कोशिश करते हैं कोई भी सामने नहीं आ रहा है। सबका यही कहना है कि जांच जारी है और उधर पुलिस की ओर से बयान आया है कि एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जी, शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी के लिए। तो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन गंभीर आरोप है कि दुर्गा शक्ति ऐप पर शिकायत के बावजूद घंटों तक मदद नहीं मिली और कॉलेज में किसी ने भी उनका फोन तक रिसीव नहीं किया।
हरियाणा की सैनी सरकार फरीदाबाद और पलवल के बीच करीब 9000 एकड़ में बड़ा मेगा इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी कर रही है। फरीदाबाद मास्टर प्लान 2031 के तहत विकसित होने वाले इस प्रोजेक्ट में बड़े उद्योगों, एमएसएमई, हाईटेक यूनिट्स और लॉजिस्टिक पार्क के साथ आवासीय और व्यावसायिक सुविधाएं भी होंगी। प्रोजेक्ट के लिए 18 गांवों की जमीन की निशानदेही की गई है और किसानों से ई भूमि पोर्टल के जरिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया की जाएगी। इसी पर आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिया बड़ा संकल्प, हरियाणा बनेगा उत्तर भारत का औद्योगिक हब। फरीदाबाद पलवल में 9000 एकड़ में मेगा प्रोजेक्ट, बेहतरीन कनेक्टिविटी बनेगी सबसे बड़ी ताकत। 18 गांव की जमीन चिन्हित, मिलेंगे नए रोजगार। हरियाणा में विकास की रफ्तार बढ़ाने और हरियाणा को औद्योगिक हब बनाने के लिए सैनी सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद और पलवल के बीच करीब 9000 एकड़ इलाके में एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि ये सिर्फ कारखानों का इलाका नहीं होगा, बल्कि यहाँ घर, बाजार, लॉजिस्टिक्स और शहर जैसी दूसरी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। सैनी सरकार को उम्मीद है कि इस बड़े प्रोजेक्ट से लाखों लोगों के लिए रोजगार के मौके बनेंगे और हरियाणा को उत्तर भारत के बड़े औद्योगिक केंद्र के तौर पर नई पहचान मिलेगी। फरीदाबाद मास्टर प्लान 2031 के तहत तैयार होगा प्रोजेक्ट। 6100 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन उद्योगों के लिए सुरक्षित, एमएसएमई और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित होंगी। परियोजना के तहत बड़े लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएंगे। फरीदाबाद और पलवल के 18 गांवों की जमीन हुई चिन्हित, सिताई, सुनपेड़, साइडपुरा, मलेरना और जाजरू गांव चिन्हित, खेड़ी कलाम, नचौली, तिलापुरा, धकौला, शाहबाद गांव चिन्हित, बदरपुर सैद, भैंसरावली, फफुंदा, भुआपुर, जसाना को चुना गया। फरीदपुर, सरूरा और तिमिल गांव को चिन्हित किया गया है। पूरे प्रोजेक्ट को फरीदाबाद मास्टर प्लान 2031 के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। अनुमान है कि साल 2031 तक इस इलाके की आबादी करीब 38.86 लाख तक पहुंच सकती है। इसी जरूरत को देखते हुए 6100 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को औद्योगिक काम के लिए रखा गया है। यहाँ बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए फरीदाबाद और पलवल के कुल 18 गांवों की जमीन चिन्हित की गई है। सैनी सरकार किसानों से जमीन खरीदने के लिए ई भूमि पोर्टल का इस्तेमाल कर रही है। किसान अपनी जमीन का विवरण और उसकी बताई गई कीमत पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपसी सहमति बनने पर सरकार सीधे जमीन खरीदने की प्रक्रिया पूरी करेगी। बेहतरीन कनेक्टिविटी बनेगी सबसे बड़ी ताकत। आवासीय और कारोबारी सुविधाओं पर भी जोर। इंडस्ट्रियल हब की सबसे बड़ी ताकत इसकी लोकेशन होगी। इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल यानी केएमपी एक्सप्रेसवे और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट तक भी आसान पहुंच मिलेगी। सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी बेहतर होने से कंपनियों के लिए सामान लाना ले जाना आसान होगा। ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होगा और लॉजिस्टिक्स कारोबार को भी बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार इस इलाके को सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे एक पूरे आधुनिक शहर की तरह विकसित करने की योजना है। योजना के तहत आधुनिक आवासीय कॉलोनियां, कारोबारी इलाके और दूसरी जरूरी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 800 करोड़ रुपए से मजबूत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। रोजगार और निवेश को मिलेगा बड़ा फायदा। करीब 20 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनेगी। सैनी सरकार मेगा प्रोजेक्ट के साथ साथ इलाके की बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूत करने की तैयारी कर रही है। परियोजना को लेकर 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की अलग अलग विकास योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं में शहर की पानी सप्लाई की क्षमता को 450 MLD से बढ़ाकर 700 MLD करना शामिल है। इसके अलावा आगरा नगर के किनारे करीब 20 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। चौड़ी सेक्टर सड़कें विकसित करने के साथ बड़े स्तर पर हरित क्षेत्र भी तैयार किए जाएंगे।
सैनी सरकार का मानना है कि इंडस्ट्रियल हब बनने के बाद यहाँ लाखों लोगों के लिए सीधे और दूसरे कामों के जरिए रोजगार के मौके बन सकते हैं। बड़े उद्योगों के साथ छोटी और मझौली कंपनियों के आने से स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। देश और विदेश की कंपनियों का निवेश बढ़ने से आसपास के इलाकों में कारोबार तेज होगा। यानी इस प्रोजेक्ट का असर केवल उद्योगों तक नहीं रहेगा, बल्कि आसपास के पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फरीदाबाद पलवल बन सकता है बड़ा निवेश केंद्र। हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा प्रोजेक्ट। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम और नोएडा के बाद फरीदाबाद पलवल कॉरिडोर एनसीआर का अगला बड़ा औद्योगिक और निवेश केंद्र बन सकता है। बेहतर सड़क, रेल और एयर कनेक्टिविटी के साथ यहाँ उद्योगों के लिए जरूरी सुविधाएं तैयार होने से इस इलाके की अहमियत और बढ़ सकती है। सैनी सरकार का मकसद फरीदाबाद पलवल इलाके को विश्व स्तरीय औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स और शहरी विकास केंद्र के तौर पर तैयार करना है। सरकार को उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, रोजगार के नए रास्ते खोलेगा और उत्तर भारत में औद्योगिक विकास का एक बड़ा केंद्र तैयार करेगा।